गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपना फसलोत्पादन चैप्टर चल रहा था। फसलोत्पादन चैप्टर में लास्ट सेशन में अपन ने धान की खेती के बारे में पढ़ लिया था। आज के सेशन में हम बात करेंगे मक्के की खेती, मक्के की वैज्ञानिक खेती के बारे में। मक्के की वैज्ञानिक खेती, साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ मेज। मक्के की वैज्ञानिक खेती, साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ मेज। स्टूडेंट्स, मक्के का वैज्ञानिक नाम जिया मेज होता है। मक्के का वैज्ञानिक नाम जिया मेज। कुल ग्रेमिनी कुल है, या पोएसी भी जिसको बोला जाता है। कुल कौन सा है? ग्रेमिनी या पोएसी। उत्पत्ति स्थल है इसका मेक्सिको अमेरिका। मेक्सिको अमेरिका, ठीक है। इसमें गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 20 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 2n बराबर 20 पाई जाती है। मक्का जो एक प्रमुख फसल मानी जाती है, गेहूं और चावल के बाद जो प्रमुख फसल मानी जाती है, खाद्यान्न के रूप में जो प्रमुख फसल मानी जाती है, वो मक्के को माना जाता है तीसरे नंबर पर, ठीक है। ध्यान में रखना है, मक्के का जो उपयोग किया जाता है, दाने का उपयोग पॉपकॉर्न बनाने के लिए अपन करते हैं, स्वीट कॉर्न के रूप में उपयोग किया जाता है, आटा बनाकर भी, इसकी रोटी बनाकर भी खाई जाती है, इससे कई प्रकार के कई उत्पाद भी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग, उसके अलावा इसके जो पौधे हैं उनको पशुओं के हरे चारे के रूप में भी काम में लिया जाता है। तो कई सारे इसके उपयोग है, ठीक है। इसके अन्य नाम क्या क्या है? इसको खाद्यान्न फसलों की रानी कहा जाता है। खाद्यान्न फसलों की रानी, क्वीन ऑफ सीरियल्स पूछा जाता है। खाद्यान्न फसलों की रानी, क्वीन ऑफ सीरियल्स पूछा जाता है। खाद्यान्न फसलों की रानी निम्नलिखित में से कौन सी फसल को कहा जाता है? तो वो कौन सी फसल को कहा जाता है? मक्के को कहा जाता है। उसके अलावा इसका एक और नाम है अमेरिका की रीढ़ की हड्डी। अमेरिका की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है इसको। बैकबोन ऑफ यूएसए या बैकबोन ऑफ अमेरिका। बैकबोन ऑफ अमेरिका, अमेरिका की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, क्योंकि जो सर्वाधिक उत्पादन होता है इसका, वो अमेरिका में ही होता है। और अमेरिका में सर्वाधिक उत्पादन का मतलब ये नहीं है कि वहां पर कोई फसलें हो रही है विश्व में सर्वाधिक, वहां पर जो फसलें हो रही है उनमें भी सर्वाधिक उत्पादन होता है। लगभग ज्यादा इसको उगाने में प्रायोरिटी जो होती है वहां के किसान की, वो मक्के की ही होती है। इसलिए मक्के को वहां की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अर्थव्यवस्था में इसका मक्के का वहां की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। बात करते हैं इसके उत्पादन की। उत्पादन कहां होता है, कितना होता है, उसके बारे में। उत्पादन, विश्व में इसका सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका में होता है। विश्व में इसका सर्वाधिक उत्पादन होगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका लिख सकते हो, यूएसए लिख सकते हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिख सकते हो। भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। पूछा जाए मक्के का भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, किस राज्य में होता है, तो वो होता है आंध्र प्रदेश में। राजस्थान में इसका सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर, बांसवाड़ा, ये सभी उत्पादक जिले हैं। डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झालावाड़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, ये ऐसे जिले हैं जहां पर राजस्थान में मक्के की खेती की जाती है या उत्पादन होता है, ठीक है। ये बात हो रही है उत्पादन की। तो उत्पादन में विश्व में सर्वाधिक उत्पादन यूएसए में, अमेरिका में होता है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। राजस्थान में उत्पादन के जो जिले हैं वो है उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, श्रीगंगानगर एंड हनुमानगढ़, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये देखो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही चल रहे हैं। देखो इसके जो पुष्प होता है, इसका पुष्प, ये जो इसका पौधा होता है वो प्रोटोएंड्री पौधा होता है। प्रोटोएंड्री प्रकार का पौधा होता है।
मक्का एक प्रोटोएंड्री फसल है, पूछा जाता है। प्रोटोएंड्री का मतलब होता है ऐसी फसल जिसके पुष्प में नर बाग का पहले परिपक्व होना, या नर बाग पहले परिपक्व होता है। नर भाग पहले परिपक्व है। जब नर भाग पहले परिपक्व हो जाता है तो उस चीज को अपन प्रोटोएंड्री, उस कंडीशन को अपन प्रोटोएंड्री बोलते हैं। ठीक है, इसके नर भाग को, जो इसका पुष्प होता है, मक्के के पुष्प के नर भाग को टेसल कहा जाता है। मक्के के पुष्प के नर भाग को टेसल कहा जाता है। ठीक है, मक्के के पुष्प के मादा भाग को सिल्क कहा जाता है। मादा भाग को क्या कहा जाता है? सिल्क। नर भाग को टेसल कहा जाता है और मादा भाग को सिल्क कहा जाता है। नर भाग को हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं, पूछा जाता है। नर भाग को हटाने की क्रिया डीटेंसलिंग कहलाती है। डीटेसलिंग कहलाती है। नर भाग को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? डीटेसलिंग कहलाती है। पूछा जाता है डीटेसलिंग किससे संबंधित है? मक्के से संबंधित है। डीटेसलिंग में होता क्या है? मक्के का जो नर भाग होता है उसको हटाया जाता है, उस क्रिया को अपन डीटेसलिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा मक्का जो है वो क्रॉस पोलिनेटेड है। मक्का एक क्रॉस पोलिनेटेड फसल है, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। उसके अलावा ये एक खरीफ ऋतु में होता है, इसका खरीफ ऋतु में भी होता है और शरद ऋतु में भी होता है, 2 ऋतुओं में होता है, कई कई जगह 3 ऋतुओं में भी होता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है। ये एसडीपी पौधा भी है, शॉर्ट डे प्लांट, लघु दिवस प्रभावी पौधा, शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। ये ज्यादा हार्ड इंग्लिश नहीं है, इजी इंग्लिश है, आराम से समझ जाओगे आप। ठीक है, ये था इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। अब बात करते हैं इसकी जलवायु, मृदा, किस्में, बीज दर, बीजोपचार, बुआई का समय, बुआई की विधि, इन सभी चीजों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे जलवायु के बारे में। क्लाइमेट, जलवायु किस प्रकार की आवश्यक होती है? देखो, साधारणतः देखा जाए पूरे भारत में तो कई राज्य ऐसे जिनमें दोनों ही 2 ऋतुओं में या 3 ऋतुओं में भी इसको उगाया जा सकता है। मुख्यतः इसको खरीफ और रबी में उगाया जाता है। जायद में बहुत कम उगाया जाता है। जायद में यदि चारे के लिए, केवल चारे के लिए उगाया जाता है, लेकिन जो दाने का उत्पादन करते हैं वो केवल खरीफ और रबी में ही उगाया जाता है दाने के उत्पादन के लिए। तो इसकी जलवायु कौन सी होगी? उष्ण व आर्द्र जलवायु। उष्ण व आर्द्र जलवायु इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। जो इसका उपयुक्त तापमान है वो 24 से 30 डिग्री सेल्सियस है। उपयुक्त तापमान रहेगा इसके लिए 24 से 30 डिग्री सेल्सियस। 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ये अच्छी वृद्धि करता है। ठीक है, मृदा कौन सी चाहिए इसमें? अगला पॉइंट अपना मृदा, बलुई दोमट, अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा, अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा, जल निकास अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इसका पीएच मान 6 से 8.5 के मध्य है, तो वो मृदाएं सबसे अच्छी मानी जाती है। देखो, अच्छे जल निकास वाली मृदा क्यों होती है? क्योंकि ये जल के प्रति सहिष्णु पौधा है। ध्यान में रखना है, क्या होगा? जल की अधिकता के कारण भी इसमें नुकसान होता है और जल की कमी के कारण भी इसमें नुकसान होता है। ज्यादातर आपने देखा होगा यदि जो फसलें हैं उनमें जल की कमी होगी तो नुकसान होता है, लेकिन यहां पर ये जो मक्के की फसल है वो जल के प्रति इतनी सहनशील है, इतनी सहिष्णु होती है कि यदि अधिकता हो गई तो भी उसमें जो इसका पौधा होता है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, और यदि उसकी कमी हो गई तो भी कहीं ना कहीं उसमें नुकसान होता है। तो न तो अधिकता अधिक अपने को सिंचाई करनी है, न इसमें कमी करनी है, पानी की मध्यम सिंचाई करनी है। ठीक है, जितनी आवश्यक होता है उतनी सिंचाई करनी है, ज्यादा और कम सिंचाई नहीं करनी है। ठीक है, अब है इसके प्रकार, मक्के के प्रकार, अलग अलग
उद्देश्यों के लिए इसको उगाया जाता है, अलग अलग इसके उद्देश्य, उसी के आधार पर इसके प्रकार है। प्रकार 2 बजे तक को कीड़ो है मन, तो वो लेक्चर तो कंप्लीट कर लूँ मैं। वो लेक्चर स्टार्ट करने 10-1 मिनट हुई है, पूछ लो एक बार। तो सर इसमें कंटिन्यू चल रहा है, तो ये मेरा कितनी बजे से चल रहा है? ये भी चल रहा है, 15 मिनट का हो गया ये लेक्चर। पहले तो 1 घंटे ले लिया मैंने, 15 मिनट का हो गया ये। 15 मिनट और लगेगी, 15 लास्ट 15 मिनट बैठ जाओ आप। कितनी देर लगेगी आप? 15 मिनट, 15 से 20 मिनट लगेगी लास्ट। 20 मिनट लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस 20 मिनट में मैं कर दूंगा ये फिनिश। बिल्कुल बिल्कुल 20 मिनट में कम, बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं इसके प्रकारों की, ठीक है। इसके प्रकार अलग अलग है। देखो सबसे पहला है सॉफ्ट कॉर्न, इसको कॉर्न भी कहा जाता है। सॉफ्ट कॉर्न, इनके वैज्ञानिक नाम अलग अलग हैं, तो वो पूछे जाते हैं। जियामेज वेराइटी इमाइलेशिया, जियामेज वेराइटी इमाइलेशिया, जियामेज वेराइटी इमाइलेशिया, ठीक है। दूसरा है पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न का वैज्ञानिक नाम है जियामेज वेराइटी इवर्टा। ये पूछे जाते हैं जेडाइशर एग्जाम में, पॉपकॉर्न का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जियामेज तो वैज्ञानिक नाम है ही मक्के का, उसमें वेराइटी जुड़ जाएगी ये इवर्टा, ठीक है। अगला है फ्लिंट कॉर्न, तीसरा है फ्लिंट कॉर्न, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इसकी बहुत डिटेल है, लेकिन ज्यादा डिटेल अपने लिए काम की नहीं है। फ्लिंट कॉर्न का नाम है जियामेज वेराइटी इंडुराटा, इंडुराटा वेराइटी कौन सी रहेगी इसकी? इंडुराटा। अगला है डेंट कॉर्न, चौथा डेंट कॉर्न, कठोर होता है, दांत के समान कठोर, इसलिए डेंट कॉर्न नाम दिया इसका, डेंट कॉर्न। इंडेंटाटा, इंडेंटाटा, जियामेज वेराइटी इंडेंटाटा इसका वैज्ञानिक नाम रहेगा। नेक्स्ट है स्वीट कॉर्न, जिसमें शर्करा की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न का नाम है सेकेराटा, जियामेज वेराइटी सेकेराटा, जियामेज वेराइटी सेकेराटा। अगला है वेक्सिकॉर्न, वेक्सिकॉर्न जिसका नाम है सेरेटिना, जियामेज वेराइटी सेरेटिना, ठीक है। एंड लास्ट है पॉडकॉर्न, पॉडकॉर्न, पॉडकॉर्न जिसका है ट्यूनिकाटा, जिसका नाम क्या रहेगा? ट्यूनिकाटा। तो स्टूडेंट्स ये 7 प्रकार का मक्का रहेगा, सॉफ्ट कॉर्न, पॉपकॉर्न, फ्लिंट कॉर्न, डेट कॉर्न, स्वीट कॉर्न, वेक्सिकॉर्न, पॉडकॉर्न। आपके एग्जाम्स के लिए देखा जाए तो इनके बारे में नहीं आएगा, आगे डिटेल नहीं आएगी, इनका इतना ही पूछा जाता है, इनका नाम पूछा जाता है, तो नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला अपन बात करते हैं इसकी किस्मों के बारे में, किस्में कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट है किस्में। किस्मों में सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं किस्में। सबसे पहला है शीघ्र पकने वाली किस्में, शीघ्र पकने वाली किस्में। शीघ्र पकने वाली किस्मों का जो समय है पकने का वो 80 से 100 दिन का होता है। 80 से 100 दिन में ये किस्में पककर तैयार हो जाती है, ठीक है। ये किस्में कौन कौन सी है? बायो 9637, बायो 9681, दूसरी किस्म का नाम है, बायो 9681,
प्रताप मक्का फर्स्ट, प्रताप मक्का फर्स्ट, ये किसमें है? शीघ्र पकने वाली किस्में। दूसरा प्रकार है मध्यम व देर से पकने वाली किस्में, मध्यम व देर से पकने वाली किस्में। मध्यम व देर से पकने वाली किस्में देखो स्टूडेंट्स कौन कौन सी है? ढक्कन 103, गंगा सफेद, ढक्कन 103, गंगा सफेद 2, गंगा 11, गंगा सफेद 2, गंगा 11, माही ध्वल, माही ध्वल, ठीक है। तीसरे प्रकार की किस्में इसमें संकुल किस्में, कंपोजिट वेराइटीज, संकुल किस्में, कंपोजिट वेराइटीज, बसी सिलेक्टेड GM6 नवजोत, बसी सिलेक्टेड GM6 नवजोत, नवजोत, माही कंचन, प्रताप मक्का, माही कंचन, प्रताप मक्का 3, 5, 7, प्रताप मक्का 3, प्रताप मक्का 5, प्रताप मक्का 7, ये 3 किस्में अलग अलग है। एक है अरावली मक्का, अरावली मक्का, एक है अंबर वैरायटी है इसकी, अंबर, तरुण नवीन किसान, तरुण नवीन किसान, ये किस्में है मक्के की किस्में है कुछ, है ना, ठीक है। बात करते हैं इसकी बीज दर के बारे में। बीज दर, सीड रेट, बीज दर मतलब सीड रेट। संकर किस्मों की बीज दर रहेगी इसमें 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर। संकर किस्मों की बीज दर रहेगी 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर। संकुल किस्मों की रहेगी 18 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर, 18 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर। बेबी कॉर्न की रहेगी 22 से 25 किलो, बेबी कॉर्न 22 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर, ठीक है। और यदि चारा उगा रहे, चारा उगाने के लिए कर रहे हैं, चारे के लिए यदि उगा रहे हो तो 40 से 45 किलो, 40 से 45 किलो प्रति हेक्टेयर, ठीक है। संकर किस्मों की बीज दर रहेगी 20 से 25 किलो, संकुल की 18 से 20 किलो, बेबी कॉर्न की 22 से 25 किलो। और चारे वाली फसलों के लिए ये चारे के रूप में यदि उगाते हैं तो 40 से 45 किलो बीज की आवश्यकता होती है। बीजोपचार, अगला पॉइंट है बीजोपचार। बीजोपचार इसमें देखो 3 ग्राम थायरम प्रति किलो बीज को पहले ध्यान में रखना है, प्रति किलो बीज को 3 ग्राम थायरम या 3 ग्राम केप्टान या कार्बेंडाजिम, तीनों में से कोई एक है ना, या कार्बेंडाजिम से उपचारित करना चाहिए। और 6 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा, 6 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा से भी उपचारित करना चाहिए। अगला है बुआई का समय। बुआई का समय, टाइम ऑफ सोइंग, बुआई का समय। देखो इसकी तीनों ऋतुओं में बुआई की जाती है, खरीफ में भी की जाती है, रबी में भी की जाती है और जायद में भी की जाती है। तो खरीफ में जो बुआई की जाती है तो उसका समय रहेगा जून जुलाई, क्योंकि खरीफ की फसलों की लगभग जो बुआई होती है वो जून जुलाई में होती है। रबी की फसलों की बुआई अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर में रबी की फसलें, यहां पर रहेगा फरवरी मार्च, जायद फरवरी मार्च, ये इसकी बुआई का समय रहेगा, ठीक है। अगला है बुआई की विधि, कितनी दूरी रखते हैं, बुआई की विधि।
पौधे से पौधे की दूरी या पहले कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर। कतार से कतार, मक्के की दो कतारों के बीच की दूरी कितनी रहेगी? 45 से 60 सेंटीमीटर। फिर पौधे से पौधे की दूरी रहेगी 20 से 25 सेंटीमीटर। पौधे से पौधे की दूरी रहेगी 20 से 25 सेंटीमीटर। और गहराई, बीज की गहराई रहेगी, बीज कितनी गहराई पर बोए? बीज की गहराई 5 से 6 सेंटीमीटर। तो ध्यान में रखना है, दूरी कतार से कतार की, L इंटू एल का मतलब होता है कतार से कतार, लाइन इंटू लाइन, कतार से कतार की दूरी 45 से 60, P इंटू P मतलब पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर। और बीज की गहराई जब बोया जाता है तो 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई तक इसको बोना चाहिए। बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की। अगला पॉइंट है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक, खाद एवं उर्वरक में सबसे पहले गोबर की खाद FIM, फार्म यार्ड मैन्योर 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर। फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम। नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है इसमें 80 से 120, फास्फोरस चाहिए 50 से 60 किलो, और पोटेशियम चाहिए इसमें 20 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर। ये पोषक तत्वों की इसमें आवश्यकता होती है। फार्म यार्ड मैन्योर FIM की आवश्यकता होती है 15 से 20 टन, नाइट्रोजन की 80 से 120, फास्फोरस की 50 से 60 और पोटेशियम की 20 से 30 किलो उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है। उसके अलावा इसमें जिंक की कमी होने के कारण जिंक सल्फेट भी लगाया जाता है 25 किलो प्रति हेक्टेयर। जिंक सल्फेट भी डालना पड़ता है, कितना? 25 किलो प्रति हेक्टेयर। जिसे धान में डाल रहे थे जिंक, उसी प्रकार इसमें डाल रहे थे, क्योंकि धान में खेरा रोग हो रहा था और इसमें भी सफेद कली रोग हो जाता है। उसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। अगला है सिंचाई। सिंचाई कितनी करें और कब कब करें? नेक्स्ट हेडिंग है सिंचाई, इरिगेशन। देखो सिंचाई की दो क्रांतिक अवस्थाएं इसकी, उन पर तो करनी जरूरी है। वैसे वर्षा ऋतु में होता है ज्यादातर, तो वर्षा ऋतु में ज्यादा सिंचाई की, यदि समय पर वर्षा हो रही है तो ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यदि आपको सिंचाई करनी है तो दो है, टेस्लिंग अवस्था, टेस्लिंग अवस्था मतलब नर मंजरी आते समय। टेस्लिंग का मतलब है नर मंजरी आते समय। और दूसरी है सिल्किंग अवस्था, मादा मंजरी आते समय। मादा मंजरी आते समय। देखो स्टार्टिंग में मैंने इंट्रोडक्शन की जस्ट बाद इसमें बताया था कि इसके नर बाग को टेसल कहा जाता है और मादा बाग को सिल्क कहा जाता है। तो जब नर बाग आएगा, नर बाग जब विकसित होगा उसको बोलेंगे नर मंजरी आने का समय, उसको बोलते हैं टेस्लिंग। क्या बोलते हैं? टेस्लिंग बोलते हैं। और जब मादा बाग, देखो नर बाग पहले आता है इसीलिए तो प्रोटो एंट्री बोलते हैं इसको, मादा बाग बाद में आता है और मादा बाग को सिल्क कहा जाता है और मादा बाग आने की क्रिया को सिल्किंग कहा जाता है। तो दो क्रांतिक अवस्थाएं, टेस्लिंग और सिल्किंग, दो क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करना आवश्यक होता है। अगला पॉइंट है खरपतवार नियंत्रण, वीड कंट्रोल। खरपतवार नियंत्रण, देखो स्टूडेंट्स खरपतवार नियंत्रण के लिए बहुत सारे, देखो ज्यादातर खरीफ ऋतु में होता है और खरीफ ऋतु में बहुत सारे खरपतवार उगते हैं, तो उसके खरपतवारों के वैसे निराई गुड़ाई करते हैं। तो निराई गुड़ाई 25 से 30 दिन बाद निराई गुड़ाई करनी चाहिए। 25 से 30 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई और उसके 25 से 30 दिन बाद दूसरी निराई गुड़ाई करनी चाहिए। लेकिन रासायनिक नियंत्रण करना है तो एट्राजीन काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? एट्राजीन नामक शाकनाशी या खरपतवारनाशी काम में लेते हैं। एट्राजीन की आधा किलो मात्रा को 600 लीटर पानी में घोलकर 600 लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, 600 लीटर पानी में घोलकर यदि छिड़काव करोगे तो जो भी खरपतवार उगे हुए हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसके पादप संरक्षण के बारे में, कीट एवं रोगों के बारे में। पादप संरक्षण,
पादप संरक्षण, और पादप संरक्षण में फर्स्ट कीट, इंसेक्ट्स, कीटों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो इसमें दो तीन कीट लगते हैं। एक पहला कीट दीमक, टर्माइट, जानते होंगे। दीमक जो कीट है वो जड़ों को नुकसान पहुंचाता है, जड़ों को खाकर नष्ट कर देता है, जिससे पौधा पोषण, जो पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण नहीं कर पाता और नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके नियंत्रण के लिए एक ही चीज ध्यान में दिमाग में रखनी, क्लोरोपाइरीफोस। क्लोरोपाइरीफोस, क्लोरोपाइरीफोस को काम में लेना है। क्लोरोपाइरीफोस का 2.5 लीटर छिड़काव करना प्रति हेक्टेयर। यदि दीमक का प्रकोप हो गया और दीमक के कारण फसल को नुकसान हो रहा है तो क्लोरोपाइरीफोस नामक कीटनाशी को काम में लेंगे, 2.5 लीटर का मात्रा लेंगे उसकी, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए उसको उसका छिड़काव कर देंगे। दूसरा है तना छेदक, तना छेदक। तना छेदक कीट क्या करता है, तने में छेद करके नुकसान पहुंचाता है। तने में छेद करेगा तो उसके अंदर के जो उत्तक होंगे उनको खाकर खोखला बना देता है तने को, जिससे ऊपर का भाग जो होता है वो सूखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और तीसरा है पर्रोह मक्खी, सूट फ्लाई। तना छेदक जो होता है स्टेम बोरर, वो तने में छेद करता है। पर्रोह मक्खी जो होती है वो ऊपर का भाग, जो शीर्ष भाग है, शीर्ष भाग पर आक्रमण करके उसको खाकर नष्ट कर देती है, उसकी वृद्धि को रोकती है। तो इन दोनों के नियंत्रण के लिए कार्बोफ्यूरॉन 15 से, कार्बोफ्यूरॉन 15 से 20 किलो, फोरेट 20 किलो प्रति हेक्टेयर खेत की तैयारी करते समय डालना चाहिए। यदि ये अपने को पता है तना छेदक या पर्रोह मक्खी अपने खेत में लग रहा है तो ये दोनों जो चूर्ण के रूप में आते हैं, पाउडर के रूप में या दानेदार के रूप में आते हैं, तो दोनों की ये मात्रा 15 से 20 किलो कार्बोफ्यूरॉन और फोरेट 20 किलो के लगभग खेत में मिलाते हैं। और यदि खड़ी फसल में ये हो गया तो डाइमिथोएट नामक कीटनाशी का छिड़काव करेंगे। डाइमिथोएट नामक कीटनाशी का छिड़काव करते हैं। 1 लीटर मात्रा ली जाती है डाइमिथोएट की, 1 लीटर मात्रा को पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। ये थे इसके कीट। अब बात करते हैं इसके रोगों के बारे में। रोग, डिजीजेज, रोग। पहला रोग है तुलासिता रोग, डाउनी मिल्ड्यू। तुलासिता रोग, डाउनी मिल्ड्यू, तुलासिता रोग एक कवकजनित रोग है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पत्तियों पर पीले रंग की धारियां बन जाती है। ठीक है, तो इसमें ध्यान में रखना है, कवकजनित रोग है, पत्तियों पर पीले रंग की धारियां बन जाती है। इसके नियंत्रण के लिए जिंक कार्बोमेट या जीरम से, जिंक कार्बोमेट या जीरम से 2 लीटर प्रति हेक्टेयर जिंक कार्बोनेट या जीरम से 2 किलो से बीजोपचार करना चाहिए। जिंक कार्बोनेट या जीरम से को 2 किलो मात्रा लेंगे और बीजोपचार करके उसको बो देंगे तो ये रोग नहीं होगा। अगला रोग है पत्ती धब्बा या झुलसा रोग, लीफ स्पॉट, पत्ती धब्बा या झुलसा रोग। पत्ती धब्बा रोग, लीफ स्पॉट डिजीज, ये भी एक कवकजनित रोग है। इसमें भी क्या होता है, पत्तियों पर भूरे या काले रंग के धब्बे बन जाते हैं। ठीक है, इसमें इसके नियंत्रण के लिए जिनेब या जायरम, जीरम की 2 लीटर मात्रा लेंगे और प्रति हेक्टेयर इसका घोल बनाकर छिड़काव कर देंगे। ठीक है, तीसरा है तना सड़न, स्टेम रोट। ये भी कवकजनित है क्योंकि जब पानी की अधिकता हो जाती है तो तना सड़न हो जाता है, जीवाणु जनित है ये। इसके नियंत्रण के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 15 ग्राम, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 15 ग्राम, एग्रोमाइसिन
60 ग्राम मात्रा लेते हैं, या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड COC की मात्रा भी ली जाती है 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर मात्रा काम में ली जाती है, घोल बनाकर छिड़काव किया जाता है। लास्ट हेडिंग है इसका उपज, लास्ट हेडिंग उपज, यील्ड, उपज कितनी प्राप्त होती है। देखो इसकी संकर किस्मों से उपज प्राप्त होती है 40 से 50 किलो, इसकी संकर किस्मों से उपज प्राप्त होती है 40 से 50 क्विंटल, 40 से 50 क्विंटल। और इसकी जो संकुल किस्में कंपोजिट वेराइटीज, उनसे उपज प्राप्त होती है 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। इसमें एक रोग होता है सफेद कली रोग, सफेद कली रोग, ठीक है, व्हाइट बर्ड ऑफ मेज, व्हाइट बर्ड ऑफ सफेद कली रोग, ये किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। और इसकी नियंत्रण के लिए खेत की तैयारी करते समय जिंक सल्फेट डालना चाहिए 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से, ठीक है। तो इस सेशन में हमने मक्के की वैज्ञानिक खेती के बारे में कंप्लीट डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब जो फसलोत्पादन में खाद्यान्न वाली फसलें या अनाज वाली फसलें चल रही थी, अपने अनाज वाली 2 फसलें हो चुकी है। नेक्स्ट सेशन में अपन नए पॉइंट या नई फसल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है जवार, जवार की वैज्ञानिक खेती के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।